जैसे कि मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब है कि मेटल्स को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि वो एल्यूमिनियम गेट, जैसे कि एल्यूमिनियम की फॉयल, जैसे कि मेटल की कोई प्लेट, जैसे कि ये बोर्ड का जो बॉर्डर बना हुआ है, इस बोर्ड का जो बॉर्डर बना हुआ है ये भी मेटल का बना हुआ है। तो ये सारी की सारी मेटल की पतली पतली शीट्स किस प्रॉपर्टी की वजह से बनती है? मैलिएबल। किस प्रॉपर्टी से बनती है? हमने वो भी देखा है, मिठाई के ऊपर पतली पतली सी लेयर लगी रहती है सिल्वर की, वो किस किसने देखी है कभी ना कभी? तो वो भी कैसे बन पाती है, कौन सी प्रॉपर्टी से बन पाती है? मैलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी से बन पाती है। ठीक है, इसके अलावा अभी तक का एक सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जो लॉन्च हुआ है, क्या नाम है उसका? वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप नहीं पता? पहले हबल था, अब जो नया गया है उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। उसको बनाने के लिए भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, पता होना चाहिए था आपको। तो उसको बनाने के लिए भी उन्हें एक ऐसा मेटल चाहिए था जिसकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सके, तो उन्होंने लिया था गोल्ड। क्या लिया था? क्योंकि गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल जिसकी सबसे पतली पतली शीट्स बन सकती हैं। तो मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से आप मेटल्स की क्या बना सकते हो? पतली पतली शीट्स। नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। नॉन मेटल्स की पतली पतली शीट्स नहीं बनाई जा सकती, जैसे कि चॉक, जैसे कि कोयला, आप उसे जैसे ही हैमर से बीट करोगे वो टूट जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, उसकी पतली पतली शीट्स नहीं बनेगी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने कल डिस्कस की थी, दैट इज metals are ductile. That means they can be converted into thin wires. मेटल्स को पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे घरों में हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स का यूज़ करते हैं। तो वो वायर्स कौन सी प्रॉपर्टी से बन जाती हैं? डक्टिलिटी। ज्वेलरी में कई सारे हम डिज़ाइंस बनाते हैं, वो वायर्स की शेप में बनाते हैं। तो वो वायर्स की शेप में किस वजह से बन पाते हैं? क्योंकि वो क्या है? डक्टाइल। क्या नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं? नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते। आप इनकी पतली पतली वायर्स नहीं बना सकते हो। जैसे ही आप कोई भी नॉन मेटल लेते हो और उसको बीट करना शुरू करते हो हैमर की हेल्प से, तो वो ना तो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट होता है, ना ही पतली पतली वायर्स में। वो तो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, पाउडर फॉर्म में आ जाता है। और जब कोई सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में आ जाता है हैमर से बीट करने पे, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? वो कैसे होते हैं? ब्रेक डाउन। इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज और डिस्कस की थी हमने कल, फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो ये थी कि मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब इसकी शाइनी अपीयरेंस होती है। इनको ध्यान से देखें तो इनके अंदर चमक होती है। जितने भी ज्वेलरी बनती है, गोल्ड की, सिल्वर की, प्लेटिनम की, उनके अंदर अपनी शाइन होती है क्योंकि मेटल्स आर लस्ट्रस। इवन कई सारे यूटेंसिल्स जो आप घर पे यूज़ करते हैं उनमें भी अपनी चमक होती है क्योंकि वो भी मेटल्स के बने होते हैं ज़्यादातर, एंड मेटल्स आर लस्ट्रस। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो दे आर नॉन लस्ट्रस। ये चमकदार नहीं होते, ये डल से होते हैं, इनका कोई चमक नहीं होती। ये कैसे होते हैं? फिर एक और प्रॉपर्टी हमने कल डिस्कस की थी, क्या थी सारिया? सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब था कि दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जब कभी भी आप किसी मेटल को हिट करते हो तो कैसी साउंड आती है? रिंगिंग साउंड। हिट करने पे नॉन मेटल से भी साउंड आती है, लेकिन वो रिंगिंग साउंड नहीं होती। मेटल को हिट करने पर कैसी साउंड आती है? रिंगिंग साउंड। नॉन मेटल को हिट करने पर भी साउंड तो आएगी, लेकिन वो रिंगिंग साउंड नहीं होगी। मेटल्स को हिट करने पर साउंड आएगी, और कैसी साउंड होगी? रिंगिंग साउंड। तो नॉन मेटल्स को हिट करने पर रिंगिंग साउंड नहीं आती, तो दे आर नॉन सोनोरस। आपके स्कूल में जो बेल बजती है, दैट इज मेड अप ऑफ मेटल्स, तभी तो उसमें से कैसी साउंड आती है? रिंगिंग साउंड आती है। एनी डाउट एनीवन? तो ये चार प्रॉपर्टीज तो हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब और नई प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं।
एक और प्रॉपर्टी जो कि बहुत फेमस है, जिसके बारे में हमें सबको पहले से पता है, वो ये that metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity, and non-metals are bad conductor of heat and electricity. Metals are good conductor and non-metals are bad conductor, है ना? पता है आपको ये बात? रीजन करो जल्दी से, जो बता सकते हैं metals are good conductor of heat in their kitchen. किचन में कोई इसका एग्जांपल? Just raise your hand if you know. किचन में यूटेंसिल्स, जब आप यूटेंसिल्स को गर्म करते हैं तो वो पूरा यूटेंसिल गर्म हो जाता है, ठीक है? जैसे कि कुकर, जैसे कि कढ़ाई यूज होती है, कढ़ाई देखिए सबने? yes, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? अब्बा जब्बा डब्बा हो गया तो चलो, कढ़ाई तो देखिए। कढ़ाई को जब हीट करते हैं, उसमें कोई सब्जी बनाने के लिए जब उसको हीट करते हैं तो नीचे थोड़ी सी हीट जल रही होती है बस, है ना? लेकिन थोड़ी देर बाद कढ़ाई तो पूरी गर्म हो जाती है चारों तरफ से, यस और नो? आप उसे टच नहीं कर सकते हो, ऊपर से भी इतनी गर्म हो जाती है। वो आपको पकड़ने के लिए किसी क्लोथ का या किसी चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर से बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, गर्म। तो इसका मतलब हीट नीचे से आ रही थी, कढ़ाई पूरी गर्म हो गई, तो इसका मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ। जैसे कि मान लो ये एक मेटल की रोड है, अगर मैं कैंडल को इसके यहाँ पर ये पॉइंट पर रखता हूँ, ठीक है, बर्निंग कैंडल है, उसको इस वाले पॉइंट पर फोकस किया है, तो थोड़ी देर बाद आई विल नोटिस कि ये वाला पॉइंट भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ। आप हीट तो इसे कर रहे हो, लेकिन वो हीट को ट्रांसफर कर रहा है आगे की तरफ, तो यू विल नोटिस आफ्टर सम टाइम ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हीट इस वाले पॉइंट को किया, गर्म ये वाला भी हो गया, पूरी रोड गर्म हो गई, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ। कोई दिक्कत इसमें? और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर। इसी वजह से जो कुकर होता है उसको पकड़ने के लिए जो हैंडल दिया होता है वो नॉन मेटल का बना होता है, या तो प्लास्टिक का होता है, या वुड का होता है, या फिर रबड़ का होता है। पता है कुकर? पता है? yes, अगर कुकर में पकड़ने के लिए हैंडल ना हो तो क्या आप उसको पकड़ पाओगे? उसको पकड़ने के लिए हैंडल इसलिए दिया जाता है क्योंकि मेटल्स तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, वो तो पूरा गर्म कर देंगे उसको, तो आप नॉर्मली तो उसको पिक नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते हो, तो वो क्या करते हैं, इसलिए वहाँ पर एक हैंडल बनाते हैं। किसका बना होता है वो? नॉन मेटल का। किसका बना होता है वो? नॉन मेटल का। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए वो रबड़ का या प्लास्टिक का या जो वुड का हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता और उसे पकड़कर हम उठा लेते हैं, ठीक है, पिक कर लेते हैं। ये किस किस को समझ आ रही बात? एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? नो? इसके अलावा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। हमारे घरों में जितनी वायर्स होती हैं, जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, उसमें मेटल्स को हम यूज करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा सकें, कंडक्ट करा सकें। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा सकें, कंडक्ट करा सकें, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Which is the best conductor of electricity? Silver. Silver is the best conductor of electricity. ठीक है, ऊपर मार्जिन में लिख लो, silver metal is the best conductor of electricity. बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको मानते हैं? सिल्वर। फिर वायरिंग कॉपर और एल्यूमिनियम की क्यों यूज करते हैं? सिल्वर इज वेरी रेयर। ओके, और कोई? एक्सपेंसिव। और कोई? गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों को लगता है बिकॉज सिल्वर इज एक्सपेंसिव इसलिए हम यूज नहीं करते। ये एक पॉइंट है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास बहुत पैसा है, मान लो, मानना है, सिर्फ मानना है, मान लो मेरे पास बहुत पैसा है और मैं कहता हूँ कि मुझे कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर नहीं चाहिए, कितना ही खर्चा करो, सिल्वर की वायर लगाओ। कौन सी वायर लगाओ? सिल्वर। कितने की आ जाए परवाह नहीं, ठीक है, बहुत पैसा।
तो अगर वो सिल्वर की वायर लगा देते हैं तब भी क्या होगा, जैसे ही करंट पास होगा सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से सिल्वर वायर विल मेल्ट, वो एकदम से मेल्ट कर जाएगी। तो मेल्ट करते ही वो ब्रेक डाउन हो गया सर्किट, करंट आगे नहीं जाएगा। अब करंट आगे नहीं जाएगा तो आगे का कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा, है ना। तो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से हम उसे इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स बनाने के लिए यूज नहीं करते। फिर हम बेस्ट कंडक्टर्स में किसको लेकर चलते हैं, फिर कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। बताओ ये किस किस को क्लियर है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं दे आर जनरली हार्ड, मेटल जनरली हार्ड होते हैं और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड। मेटल ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जितने भी आपने मेटल्स ये सब देखे हैं ये सब ज़्यादातर हार्ड होते हैं और कैसे स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में। बट इफ आई टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, they are generally soft और फाउंड इन ये तीनों स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड में भी और गैस में। बेस इनके जो बता सकते हैं एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, एक साथ बोल दो चलो, ब्रोमीन। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखवाया था। एक ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में मिलता है वो है मरकरी, और एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में मिलता है वो कौन सा है। तो दिक्कत इसमें इन सभी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा भी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मेटल्स को तोड़ना मोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, मेटल्स को तोड़ना मोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक आयरन की रोड को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, एक वुड को तोड़ना, एक लकड़ी के पीस को तोड़ना थोड़ा आसान रहेगा, यस नो। तो मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इनकी जनरली टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मेटल्स जो होते हैं ज़्यादातर उनका कलर होता है सिल्वरिश ग्रेइश का कलर होता है या फिर गोल्डन येलो कलर होता है। कलर्स की अगर हम बात करें मेटल्स की तो ज़्यादातर कलर्स में हमें क्या देखने को मिलते हैं, सिल्वर ग्रेइश या फिर गोल्डन येलो। अब मैग्नीशियम मेटल ले लो, एल्यूमिनियम मेटल ले लो, जिंक मेटल ले लो, सब सिल्वर से कलर के होते हैं, है ना। और गोल्ड वगैरह कैसे कलर के होते हैं, गोल्डन येलो कलर के होते हैं। तो मेटल्स में ज़्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये बस दो ही मेन कलर्स में अवेलेबल होते हैं, या तो सिल्वरिश या ग्रेइश सा कलर आता है या फिर गोल्डन और येलो सा कलर आता है। बट अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में वैरायटी ऑफ कलर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स होते हैं, रेड भी होते हैं, येलो भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो हमें याद रखनी, और भी हो सकती हैं लेकिन बहुत सारे हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैंने आपसे अभी तक डिस्कस किए। ये सारे हाथ के हाथ कॉपी भी करते हैं, जल्दी से कर लो जिसने नहीं किया। बोल तो कल हो ही गए थे। प्रॉपर्टीज समझ आ रही है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज हैं ये, फिजिकल। अब एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, चलो, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, ध्यान से बताना सोच समझ कर। अगर आप आयरन नेल लेते हैं और उसे अपने लेफ्ट हैंड में रखते हैं, कौन से हैंड में, लेफ्ट हैंड में, तो थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे कि ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, यस और नो। मेल्ट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि
जल्दी से मेल्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। इसे अगर नॉर्मली हीट के ऊपर भी रख दूँ, मतलब आग के ऊपर भी रख दूँ, तो ये जल्दी से मेल्ट नहीं होगी। बहुत हाई टेम्परेचर होगा तब मेल्ट होगी। यस और नो? तो इसका मतलब मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। तो एक और प्रॉपर्टी लिख लो अपने पास। इसके बाद metals generally have high melting and boiling point. Metals generally have high melting and boiling point. और नॉन मेटल्स में लिख लो, नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वंशी गेट बंद कर देना बेटा। आलू के हाथ चाहिए मेरा किसी को? चलो फिर फोकस करते हैं पढ़ाई। हो गया, डन हो गया बच्चों? कुछ पहले एक और हेडिंग बनाओ, मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को मेनली क्लासिफाई किया था ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स के बारे में पढ़ लिया, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिया, अब मेटलॉइड्स लिखना है। बच्चों कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मतलब थोड़ी प्रॉपर्टीज मेटल्स की और थोड़ी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। ऐसे एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं एज मेटलॉइड्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, थोड़ी बहुत मेटल्स की और थोड़ी बहुत नॉन मेटल्स की। उनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। तो देखो, द एलिमेंट्स, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। द एलिमेंट्स विच शो different नहीं आएगा, intermediate आएगा। The elements which show intermediate properties of metals as well as non-metals are called metalloids. For example, कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं इसके, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए मेटलॉइड्स के, जो मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अच्छा, चैप्टर का नेम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपके सिलेबस में क्लास 10 तक जितना पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से पूछा जाएगा, मेटलॉइड से कुछ नहीं पूछते। ज़्यादा से ज़्यादा मेटलॉइड्स की डेफिनेशन पूछते हैं और एग्जाम्पल पूछते हैं, वो मैंने लिखवा दिया। ठीक है, किसके बारे में पूछा जाता है? सिर्फ और सिर्फ मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स। ऐसा नहीं कि मेटलॉइड्स के बारे में कुछ है नहीं, लेकिन वो हायर क्लासेस में हमारे से सिर्फ डेफिनेशन पूछेंगे या फिर एग्जाम्पल, वो हमने लिख ली है। अच्छा, एक एग्जाम्पल आया सिलिकॉन, ये हमने पहले भी सुना है। सिलिकॉन, एक जगह को सिलिकॉन वैली बोलते हैं, क्या है वो जगह? यूएसए में है, कैलिफोर्निया नाम सुना है? जगह का नाम सुना है? उसको पूरी जगह को सिलिकॉन वैली बोला जाता है, क्योंकि सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी में जो चिप्स और सर्किट्स यूज़ होते हैं, खाने वाले चिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो चिप्स और सर्किट्स यूज़ होते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स और सर्किट्स यूज़ होते हैं, उनको बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? सिलिकॉन। तो यूएसए में जो कैलिफोर्निया स्टेट है, उसमें अमेज़न, मेटा, फेसबुक का पेरेंट कंपनी क्या हो गया? मेटा, है ना। इसके अलावा और बड़ी बड़ी टेक जायंट्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब के मेन हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया में है। और ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं, ये सब टेक्नोलॉजी में डील करती हैं
और उसके लिए कौन सा एलिमेंट ज़्यादा यूज होता है? सिलिकॉन। इसलिए उस पूरी जगह को नाम क्या दे दिया? सिलिकॉन वैली। इंडिया में भी एक जगह को सिलिकॉन वैली बोला जाता है, पता है? बेंगलोर। ठीक है, तो बेंगलोर को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पर भी टेक कंपनीज, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज बहुत सारे हैं। खैर ये तो मैंने चलो एक्स्ट्रा बता दिया आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। वापस से टॉपिक पर आते हैं मेन, और हेडिंग बनाते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो बच्चों इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहली चीज तो आपको ये बतानी चाहिए कि जो मेटल्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस किस को पता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। मेटल्स हम उन एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहने का मतलब जो अमीर होते हैं। एक्स्ट्रा है, फालतू है, तो वो क्या हुए? अमीर होते हैं, राइट? क्योंकि मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो स्टेबल होने के लिए उनको लूज कर देते हैं। क्या कहते हैं? उनको दान में दे देते हैं, निकाल देते हैं, डोनेट कर देते हैं। ओके, सो लिखो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which have extra electron in their outermost shell. In their outermost shell. पढ़ा था ना 9th में, स्ट्रक्चर बनाते थे शेल बाय शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल बनाते थे ना। तो इनके आउटर शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा है तो ये क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं। दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, लिख लो अपने पास, बिकम स्टेबल। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, डोनेट कर देते हैं, ताकि ये क्या हो सके? स्टेबल बन सके। ठीक है, तो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं तो इनके पास से इलेक्ट्रॉन्स चले गए। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं तो इनके पास से इलेक्ट्रॉन्स चले गए। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव? ये किसको पता है पहले से? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इनके पास से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, इनके पास से नेगेटिविटी जा रही है। अगर इनके पास से नेगेटिविटी चली गई तो ये कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? भाई अगर मेरे पास से नेगेटिविटी चली जाएगी तो मैं कैसे हो जाऊंगा? तो इसीलिए मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, इसकी वजह से उनकी नेगेटिविटी चली जाती है और वो कैसे जाते हैं? पॉजिटिव। इसलिए इनको बोलते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो दिक्कत परेशानी इसमें नो। अब नॉन मेटल्स के बारे में लिखो। नॉन मेटल्स के बारे में खुद से लिखना है, बस एक बार सीख लो। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। कमी के लिए वर्ड आता है लैक, LACK। कमी के लिए क्या वर्ड आता है? तो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वो डोनेट तो कर नहीं सकते, वो क्या करते हैं? गेन। क्या करते हैं? वो गेन। स्टेबल होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी को गेन कर रहे हैं। नेगेटिविटी को गेन करेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। क्या कहलाएंगे वो? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। लिखो अपने पास खुद से, और अपने पास हेडिंग बनाएंगे एक्सेप्शंस। क्या हेडिंग है? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब होता है जो नॉर्मल से थोड़ा हटके बिहेव करे। एक्सेप्शन हम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? जो नॉर्मल से थोड़ा हटके बिहेव करे।
जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ, एकदम से पूछता हूँ कि बताओ इंडियन क्रिकेट टीम में कौन सबसे बढ़िया लगता है? बोलो जल्दी से बोलो। विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, है ना? यही 3-4 नाम आपके दिमाग में आते हैं जल्दी से। और भी प्लेयर्स हैं नो डाउट, है ना? बट एकदम से जो क्लिक करते हैं यही 3-4 नाम क्लिक करते हैं, क्योंकि इनका नाम हमने बार बार सुना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने गेम को अलग लेवल पे ले जा चुके हैं, है ना? तो ये एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्शनल हो गए। नॉर्मल प्लेयर से कुछ हटके खेल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? एक्सेप्शन। जो नॉर्मल से हटके करे उसके क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। नॉर्मल से हटके करे उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत? मान लो कोई हल्दी की सेरेमनी है किसी की, सब पीला कुर्ता पजामा सब पहन गया है, एक लाल में घूम रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सेप्शन। तो नॉर्मल से जो हटके बिहेव करे उसको क्या बोल देते हैं? एक्सेप्शन। क्लियर? एक कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, कितने भी एफर्ट डाल ले, कोई ना कोई एक बच्चा तो ऐसा होगा जो सोच रहा होगा घर जाके क्या खाऊंगा, मैगी मिलेगी नहीं मिलेगी, छोले भटूरे बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, उसका दिमाग इसी में चल रहा होगा, है ना? तो वो बच्चा क्या लगेगा फिलहाल के लिए? एक्सेप्शन। जो नॉर्मल से हट के बिहेव करे उसको क्या बोल देते हैं? एक्सेप्शन। क्लियर है सभी को ये बात? जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल्स दिए थे करने के लिए, तो मैंने एक एग्जांपल छोड़ दिया था, तो मैंने कहा था ऑल एग्जांपल एक्सेप्ट एग्जाम्पल 2। तो एक्सेप्ट मतलब उसको एक्सेप्शन मान के उसे फिलहाल छोड़ दिया, जो नॉर्मल से अलग है। चीज़ क्लियर हो रही है? तो ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे नहीं पढ़ने, कुछ लिमिटेड है, मेन है, जो NCERT में दिए गए हैं वो पढ़ने हैं, वो याद रखना है, हमें बाकी लिखो। पहला एक्सेप्शन, metals are generally hard, metals are generally solid, metals are generally solid, but mercury is a metal, but mercury is a metal which is found in liquid state, but mercury is a metal which is found in liquid state। तो सारे मेटल्स वैसे तो कैसे होते हैं? सॉलिड, लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि ये कौन सी स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट। क्लियर हो गया? एक्सेप्शन मतलब जो नॉर्मल से हटके बिहेव करे। सारे मेटल्स लाइन लगा कर रख दो, सॉलिड में, मरकरी कैसा है? लिक्विड। तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन। एनी डाउट? हाँ या ना बोलो जल्दी से। इसी के अलावा जैसे कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली हार्ड। मेटल्स को तोड़ना मोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक आयरन रोड को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या मैं एक आयरन रोड को चाकू से कट कर सकता हूँ आराम से? नहीं कट कर सकते, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्या है? हार्ड। बट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत सॉफ्ट मेटल्स माने जाते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको इजीली नाइफ से कट कर सकते हो, चाकू से कट कर सकते हो। इट इज समथिंग लाइक जैसे पनीर को कट कर, पनीर बड़े आराम से कट हो जाता है ना, ऐसे ही सोडियम पोटेशियम मेटल्स को भी आप इजीली चाकू से कट कर सकते हो, क्योंकि वो भी कैसे मेटल्स होते हैं? सॉफ्ट। वैसे तो मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली हार्ड। बट सोडियम और पोटेशियम कैसे मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट हैं दैट दे कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। तो लिखो सेकंड नंबर डाल के लिखो, metals are generally hard, metals are generally hard, but metals are generally hard, but sodium and potassium are so soft that they can be easily cut with a knife, इनको बहुत आराम से कट किया जा सकता है, किसकी हेल्प से? नाइफ की हेल्प से। ठीक है? ऐसे ही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं आयरन की एक नेल लूं और उसे हाथ पर रखूं तो क्या वो मेल्ट कर जाएगी? नहीं करेगी, क्योंकि आयरन नेल एक मेटल है और मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है।
बट दो मेटल जिनका नाम गैलियम और सीजियम है, क्या क्या नाम बताया? गैलियम और सीजियम। ये दो मेटल्स ऐसे हैं, इनको जब हाथ पर रखते हो तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है, ये हाथ की हीट से, आपके पाम की हीट से ही मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो गैलियम और सीजियम ऐसे दो मेटल्स हैं जो कि पाम की हीट लेते हैं और पाम की हीट से ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये बात समझ में? वैसे तो मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। बट गैलियम और सीजियम ऐसे दो मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, इतना लो होता है कि आपके पाम पर रखने के बाद आपके पाम से हीट लेकर ही मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो लिखो थर्ड नंबर डालकर, metals generally have high melting and boiling point. Metals generally have high melting and boiling point, but gallium and cesium are the two metals. Gallium and cesium are the two metals which have very low melting and boiling point, which have very low melting and boiling point, which have very low melting and boiling point, full stop. They start melting, उसी के आगे लिख रहे हैं, they start melting when we keep them on our palm. They start melting when we keep them on our palm. हाथ की जो हथेली होती है उसी को पाम बोलते हैं, ठीक है? ये तो कुछ मेटल्स की एक्सेप्शंस हो गई, कुछ नॉन मेटल्स की भी एक्सेप्शंस देख लेते हैं। ओके, नॉन मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, नॉन लस्ट्रस? एक साथ बोलो, सही बोलो। नॉन लस्ट्रस मतलब नॉन मेटल्स की खुद की शाइन नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है, उसकी खुद की शाइन होती है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस, non-metals are generally non-lustrous, but iodine is a non-metal. Iodine is a non-metal which is lustrous. आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि कैसा होता है? लस्ट्रस। ठीक है बच्चों, इसमें डायमंड को कंसिडर नहीं करते क्योंकि डायमंड की खुद की शाइन नहीं होती, उसको कटिंग इस तरह से की जाती है कि उस पर पड़ने वाली लाइट को वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो इतना चमकदार दिखता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि एक ऐसा नॉन मेटल लिखो जो कि लस्ट्रस है, तो आपको आयोडीन लिखना है, ठीक है? अगर पेपर में ऑप्शंस में पूछा जाए तो आयोडीन है तो आयोडीन पर टिक लगाना है, डायमंड है तो डायमंड पर टिक लगाना है, और अगर दोनों ऑप्शन है तो आयोडीन पर टिक लगाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में आयोडीन का एग्जाम्पल दिया। क्लियर है? क्लियर है? अब एक और एक्सेप्शन देखते हैं। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, हार्ड? जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स को इजीली ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन डायमंड जो कि नॉन मेटल ही है, कार्बन से बना हुआ है, जो कि नॉन मेटल ही है और कार्बन से बना हुआ है, वो इतना हार्ड होता है कि उसको वर्ल्ड पर पाया जाने वाला, अर्थ पर पाया जाने वाला नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस मानते हैं। तो फिर से एक्सेप्शन हो गया ना, ये नॉर्मल से हट के बिहेव कर रहा है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली सॉफ्ट, बट डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं। तो लिखो इसको, नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, बट diamond is a non-metal, which is considered as the natural hardest substance found on earth. Natural hardest substance
फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, ऐसे ही एक और एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, ये भी कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कैसा होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, करंट पास कराने के लिए हम ग्रेफाइट की रॉड्स का यूज करते हैं, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लिखो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Non-metals are bad conductor of electricity, but graphite is a non-metal. Graphite is a non-metal which is a good conductor of electricity. Graphite is a non-metal which is a good conductor of electricity. ऊपर मार्जिन में, नोटबुक के मार्जिन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे, मेंशन करेंगे। पहला तो ये लिखो कि कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन को क्या माना जाता है? नॉन मेटल। क्यों मानते हैं वो चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरा पॉइंट लिखो, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये मार्जिन में लिखना है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर मेड अप ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही किससे बने हुए हैं? कार्बन से। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, अब एक मेन हेडिंग बनाओ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और इसमें फर्दर एक सब हेडिंग बनाओ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो बच्चों इसमें लिखेंगे मेटल को बेसिकली रिएक्ट कराना है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इसमें लिखेंगे when metal reacts with oxygen, it will form metal oxide which is basic in nature. ये क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जो कि कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। राधिका गुप्ता आप बताना जल्दी से। मेटल ऑक्साइड में फिनोल्फथलीन डालेंगे तो कैसा कलर आएगा? पिंक कलर आएगा, क्योंकि नेचर कैसा बच्चों? बेसिक। ठीक है। आयुष, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो कैसा कलर आएगा? येलो। मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो कैसा कलर आएगा? येलो, क्योंकि कैसा नेचर है? बेसिक। टर्मरिक के साथ रेडिश। टर्मरिक के साथ, हल्दी के साथ कैसा कलर देगा? रेडिश ब्राउन कलर देगा, क्योंकि बेसिक नेचर का होता है। कोई दिक्कत इसमें? कोई एक मेटल का नाम जल्दी से बोलो। आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। सुने ये सब मेटल्स? मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब सुने आप लोगों ने? इन सबको अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊं, ऑक्सीजन का जो केमिकल वो होता है, कंपोजिशन हो क्या आता है? O2। क्योंकि गरीब है, अकेला रह नहीं पाता, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 की फॉर्म में। बता रखा है ना, चैप्टर 1 से बताता आ रहा हूँ। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है।
जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है। इन सबके फॉर्मूलाज बनाकर देखते रहना साइड में, प्रैक्टिस भी होती रहेगी और याद भी रहेंगी सारी चीज़ें। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है तो मैग्नीशियम का चार्ज 2 होता है, ऑक्सीजन का भी चार्ज 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला क्या बन जाएगा Mg। सिमिलरली जब जिंक और ऑक्साइड का बनाओगे तो Zn का चार्ज भी 2, ऑक्सीजन का चार्ज भी 2, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला विल बी Zn। जब Al और O का बनाओगे, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का, तो Al का चार्ज कितना होता है बच्चों 3 और O का, तो दिस टाइम फॉर्मूला विल बी Al2O3। तो फॉर्मूला बहुत ध्यान से बनाकर देख लेना रफ में, तभी लिखना। उसके बाद इनको बैलेंस भी करना होता है, इक्वेशंस को बैलेंसिंग आती है सबको, है ना। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, Na का किसका सिंबल होता है सोडियम। अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, Na का चार्ज 1 और ऑक्सीजन का 2, फॉर्मूला विल बी Na2। ठीक है, ये एज इट इज कॉपी कर लीजिए सारी चीजें। कॉपी किस का हो गया एग्जाम। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एट रैंडम मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए और उनको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, उन सब ने मेटल ऑक्साइड बनाया। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। अच्छा, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड्स नेचर में ऐसे भी होते हैं जो एसिड्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम स्पेशली नाम देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम देते हैं इनको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो डबल स्टार डालकर हेडिंग बनाओ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको बॉक्स में बंद कर लेना या डबल बॉक्स बना लेना, कुछ भी करना जिससे पता चल जाए, इस पर नजर चली जाए। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उस पर इस तरह से डबल बॉक्स बना लेना, ठीक है, या फिर 2 लाइंस का यूज करके उसे हेडिंग बना लिया। लिखो इसमें some metal oxides can show the acidic nature as well as basic nature, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। जब उन्हें एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, और अगर उन्हें बेस के साथ रिएक्ट कराया जाए तो किसकी तरह एक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेस की तरह बिहेव करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एसिड की तरह। फुल स्टॉप लगा कर लिखो, when they react with a base, comma, they act as an acid, and when they react with an acid, comma, they act as a base, comma लगाता है, they act as a base। जब इन्हें एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बेस की तरह एक्ट करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो एसिड की तरह एक्ट करते हैं। फुल स्टॉप लगा कर लिखो, such metal oxides are called amphoteric oxides। Such metal oxides are called amphoteric oxides। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
फॉर एग्जाम्पल पहले बोर्ड पर समझो, बाद में नोट करना, पहले सारा फोकस समझने पर फोकस करो जल्दी से सभी बच्चे। जैसे कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड को आप एसिड के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो और बेस के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो। HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, हमने एसिड बेसिस में इन दोनों का एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं। जब ZnO जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेस की तरह बिहेव करता है। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह बिहेव करता है बच्चों? बेस की तरह। और जब उसे बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो एक्ट करता है किसकी तरह? एसिड की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है? एसिड की तरह। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नेचर शो कर रहा है, दैट इज व्हाई इसको क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, ज्यादातर लिखते हुए क्या गलती होती है? लिखते हुए सुनाते हुए बच्चे बोलते हैं मेटल। खाली मेटल नहीं बोलना, मेटल ऑक्साइड बोलना। क्या बोलना है? एक साथ बोलो, मेटल ऑक्साइड। लाउडली बोलो, मेटल ऑक्साइड। मेटल नहीं बोलना, क्या बोलना है? मेटल ऑक्साइड। ध्यान रखोगे इस चीज का। तो जब ये एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, फिलहाल ये एसिड है और ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या देते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये देगा आपको ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरे वाला है, इसमें भी ये एसिड और ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसमें आपको क्या मिलता है? Na2 ZnO2, ये सॉल्ट है, और साथ में क्या मिलता है? H2। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसका स्पेशल नेम क्या होता है? सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सोडियम जिंकेट। ऐसे ही एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया है। वो एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ओमदीप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप किसी एसिड के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप किसी बेस के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो। जब एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, और जब बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, और दोनों में रिजल्ट्स देता है। फर्स्ट वाले में तो सिंपल सा रिजल्ट है AlCl3 प्लस H2 यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। सेकेंड वाले में कोई स्पेशल कंपाउंड बनता है NaAlO2। क्या बनता है बच्चों इसमें? NaAlO2। नाम बोल दो बस इसका, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। अब कर लो इसको प्लीज नोट जल्दी से, और इन रिएक्शंस पर लिख लेना लर्न दैट। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, खुद से बैलेंस कर सकते हो, और इनको याद भी करना आपने। ओके, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी होने की वजह से, अलग अलग पावर होने की वजह से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और ये जैसे ही इनको ओपनली रख दो, आप ऐसे खुले में छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो ये एकदम से विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और फायर पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। आप सोडियम और पोटेशियम को खुले में नहीं रख सकते हो। जैसे ही आप उसको ओपनली रख दोगे, थोड़ी देर बाद वो एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन इतनी विगरसली होगी, इतनी एक्सोथर्मिक होगी कि एकदम से आग लग जाएगी। तो इस वजह से उनको प्रोटेक्ट रखने की वजह से और एक्सीडेंटल फायर को रोकने के लिए उनको किसमें स्टोर करके रखा जाता है? ये किसको पहले से बताया कि केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ये 7th 8th में भी पढ़ाया जाता है आपको कि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स होने की वजह से ऑक्सीजन और वाटर के साथ एकदम से रिएक्ट करते हैं और एकदम से आग पकड़ लेते हैं। तो उनको सेफ रखने के लिए उनको किसमें इमर्स करके रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करती। आ रही है बात समझ में? उसके बाद दूसरे कुछ और मेटल्स देखते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कुछ मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम
एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इनके ऊपर एक थिन लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, और वो थिन लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है ताकि अंदर का मेटल खराब ना हो। अंदर का मेटल खराब, कहने का मतलब ये एक मेटल है, मान लो ये मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, ये पूरा क्या है, एक मैग्नीशियम मेटल। ये थोड़ी देर टाइम बाद अगर मैं इसको खुला छोड़ दूं तो ये थोड़े टाइम बाद मैग्नीशियम जो ऊपर वाला है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और पूरे पर एक लेयर आ जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी लेयर आ जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आई है बच्चों, ये एक प्रोटेक्शन का काम करेगी और अंदर का मैग्नीशियम क्या रहेगा? सेफ, प्रोटेक्टेड रहेगा। अंदर का मैग्नीशियम क्या रहेगा? सेफ। याद करो, आपने चैप्टर 1 में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, यस और नो? यस सर। लेकिन उसको जलाने से पहले सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ा था, क्योंकि उसके ऊपर किसकी लेयर आई हुई थी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसकी लेयर थी उसके ऊपर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं अपनी बातें क्लियर कर पा रहा हूँ सबकी के लिए, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो मेटल्स मैग्नीशियम, जिंक, इनको जब छोड़ देते हैं तो इनके ऊपर लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है और अंदर का मेटल क्या रहता है? सेफ। ओके, फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आयरन को अगर आप जलाने की कोशिश करो तो आयरन तो नहीं जलता, लेकिन आयरन फिलिंग्स क्या होती है? पाउडर फॉर्म ऑफ आयरन। अगर आयरन को पाउडर फॉर्म में ले लें तो उसको आयरन ना बोलकर क्या नाम देते हैं? आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स को जैसे आप बर्नर के ऊपर रखोगे वो एकदम जलनी शुरू हो जाती है, स्पार्कल की तरह वो जलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो छोटा छोटा पाउडर की फॉर्म में है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो आयरन फिलिंग्स जलनी शुरू हो जाती हैं। आयरन की पूरी प्लेट को आप पकड़ के रख दो, जलेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जलेगी, बहुत हाई टेम्परेचर होगा तब मेल्ट होनी शुरू होगी, लेकिन आयरन फिलिंग्स एकदम जलनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि बहुत छोटी छोटी होती हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। हल्का सा स्प्रिंकल करो बर्नर के ऊपर, फ्लेम के ऊपर, एकदम से जलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि कॉपर does not burn, but the hot metal is coated with a black color layer of copper oxide. कॉपर वैसे बर्न नहीं होता, आप उसे पकड़ के रखो आग के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जलेगा नहीं, उसके ऊपर बस एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाएगी कॉपर ऑक्साइड की। ये भी हमने चैप्टर 1 के एंड में पढ़ा था कि कॉपर को जब आप हीट करते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है। और लास्ट, बिल्कुल लास्ट ये है कि सिल्वर और गोल्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, इवन एट हाई टेम्परेचर। बताओ किस किस को समझ आ रहा है? ये सारे पॉइंट्स नोटबुक में लिखने हैं आपने, घर से लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो रिमेम्बर।